कभी आपने सोचा है, अगर एक लड़की की पूरी जिंदगी एक फैसले की वजह से बदल जाए तो क्या वो टूट जाएगी या खुद को ढूंढ लेगी? ये कहानी है ज़ारा की, एक साधारण सी लड़की जिसे हालात ने चुप रहना सिखाया और किस्मत ने सहना। शादी हुई मगर बिना उसकी मर्जी के, घर मिला मगर अपनापन नहीं। हर दिन उसने खुद से यही पूछा, क्या यही मेरी जिंदगी है? मगर एक दिन उसी खामोश लड़की ने फैसला किया, अब वो सिर्फ जिएगी नहीं, अपनी शर्तों पर जिएगी। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, खुददारी की और उस रिश्ते की जो हक से नहीं, सम्मान से चलता है। गांव के एक कोने में बसी हुई उस छोटी सी दुनिया में जहां शाम होते ही मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती थी, वहीं रहती थी ज़ारा खान। उम्र बस 20 साल, लेकिन आंखों में ऐसा ठहराव जैसे जिंदगी बहुत कुछ सिखा चुकी हो। ज़ारा का चेहरा सादा था, मगर उसी सादगी में एक अजीब सा सुकून छुपा हुआ था। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो ज्यादा बोलती हैं, ज्यादा हंसती हैं या हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। ज़ारा चुप रहती थी, काम करती थी और अपने हिस्से का दर्द बिना शिकायत के सह लेती थी। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। पहले अब्बू गए, फिर कुछ महीनों बाद अम्मी भी चल बसी। उस दिन के बाद ज़ारा की दुनिया जैसे एकदम खाली हो गई थी। रिश्तेदारों की भीड़ में रहते हुए भी वो अकेली थी। फिर उसे उसकी फूफी आमना बेगम अपने घर ले आईं। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था, मगर घर के अंदर ज़ारा की जिंदगी बस काम और खामोशी तक सिमट गई थी। सुबह सबसे पहले उठना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, फिर स्कूल जाना और लौटकर दोबारा वही सिलसिला। फूफी की बेटियां सानिया और नादिया उससे ज्यादा बात नहीं करती थीं। जब करती तो तानों में। ज़ारा ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसे आदत थी चुप रहने की। उसे यही सिखाया गया था कि हालात से लड़ो मत, उन्हें सह लो। ज़ारा पढ़ाई में अच्छी थी, सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, मगर मन लगाकर। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस इतना चाहती थी कि जिंदगी में थोड़ा सुकून हो, कोई ऐसा हो जो उसे बोझ न समझे। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उसी शहर में, गांव से काफी दूर, एक बड़ी सी हवेली में रहता था आरिफ अंसारी। उम्र 32 साल, शहर का जाना माना बिजनेसमैन। कपड़े ढंग के, बोलचाल सधी हुई, चेहरे पर हमेशा एक गंभीर सी खामोशी। आरिफ की जिंदगी बाहर से बहुत शानदार लगती थी, मगर अंदर से उतनी ही खाली थी। उसके अम्मी अब्बू उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां चलना भी सहारे से होता है। नौकर थे, सुविधाएं थीं, मगर आरिफ को चैन नहीं मिलता था। उसे लगता था कि माँ बाप की देखभाल कोई अपना ही सही तरीके से कर सकता है। इसी वजह से उसने शादी का फैसला लिया था। मोहब्बत के लिए नहीं, साथ के लिए नहीं, बस जिम्मेदारी निभाने के लिए। अखबार में एक छोटा सा इश्तिहार छपा, दहेज की कोई मांग नहीं, सिर्फ माँ बाप की सेवा करने वाली बीवी चाहिए। उसी इश्तिहार ने ज़ारा की जिंदगी की दिशा बदल दी। फूफी आमना बेगम के लिए ज़ारा अब एक बोझ बन चुकी थी। मोहल्ले की बातें, बेटियों के रिश्तों का डर और अपनी इज्जत का ख्याल। सानिया और नादिया ने बातों में जहर घोला और आमना बेगम का फैसला पक्का हो गया, ज़ारा की शादी कर देनी है, जल्दी से। जब ज़ारा को बताया गया कि उसका निकाह तय हो गया है, तो वो एक पल को कुछ समझ ही नहीं पाई। उसने रोकर गिड़गिड़ाकर समझाने की कोशिश की, मगर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसकी जिंदगी के फैसले हमेशा दूसरों ने ही लिए थे, ये भी उन्हीं में से एक था। निकाह सादगी से हुआ, कुछ लोग, कुछ दुआएं, और ज़ारा एक नए घर में आ गई। वो घर बड़ा था, चमकदार था, मगर ज़ारा के लिए सब अनजान था। पहली ही रात आरिफ ने साफ शब्दों में कह दिया था, मैंने ये रिश्ता अपने माँ बाप के लिए किया है, तुम उनकी सेवा करोगी, बस यही उम्मीद है। ज़ारा ने सिर झुका लिया था। उसे शिकायत नहीं थी, उसने खुद को समझा लिया था कि शायद यही उसकी किस्मत है। दिन बीतने लगे। ज़ारा ने पूरे दिल से फातिमा बेगम और हसन साहब की सेवा शुरू कर दी। दवा, खाना, मसाज, हर छोटी बड़ी ज़रूरत। धीरे धीरे दोनों का दिल ज़ारा के लिए भर आया। उन्हें लगा जैसे खुदा ने उन्हें बेटी लौटा दी हो। आरिफ अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था, कई बार हफ्तों तक घर नहीं आता। ज़ारा को इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अपने काम में लगी रहती। मगर कभी-कभी जब वो अकेली होती तो मन के किसी कोने में एक सवाल उठता, क्या उसकी ज़िंदगी बस इतनी ही है? 1 साल बाद आरिफ विदेश से वापस लौटा। उसी दिन से चीज़ें बदलने लगीं। आरिफ की नज़रें अब ज़ारा को ढूंढने लगी थीं। पहले जो उसे सिर्फ जिम्मेदारी लगती थी, अब वही सादगी उसे अलग सी लगने लगी थी। ज़ारा भी घबराने लगी थी।
आरिफ के सामने आते ही उसकी सांसें तेज हो जातीं। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि ये डर है या कुछ और। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। ज़ारा बाहर लॉन में बैठी थी, माँ की याद में खोई हुई। बारिश में भीगते भीगते उसकी तबीयत बिगड़ गई। रात को तेज बुखार चढ़ गया। आरिफ देर रात घर लौटा। ज़ारा को उस हाल में देखकर उसका गुस्सा पिघल गया। पहली बार उसने ज़ारा को एक जिम्मेदारी नहीं, एक इंसान की तरह देखा। उसने उसकी देखभाल की, दवा दी और वहीं बैठा रहा। उसी रात दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा। कोई शब्द नहीं थे, कोई वादा नहीं था, बस एक एहसास था जो धीरे धीरे दिल में उतर रहा था। सुबह ज़ारा की तबीयत बेहतर थी। उसने शर्माते हुए आरिफ की तरफ देखा। आरिफ ने भी पहली बार उसे हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में कोई हक नहीं था, कोई दबाव नहीं था, बस अपनापन था। उसी दिन से आरिफ ने फैसला कर लिया था, अब वो इस रिश्ते को सिर्फ कागज़ पर नहीं रखेगा। वो ज़ारा को उसकी जगह, उसका सम्मान और उसका हक देगा। और ज़ारा, वो अब भी नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, मगर पहली बार उसे लगा था कि शायद उसकी ज़िंदगी में भी सुबह हो सकती है। ये सिर्फ शुरुआत थी। दर्द अभी बाकी था, इम्तिहान अभी बाकी थे, मगर कहानी अब आगे बढ़ने वाली थी। सुबह की धूप जब हवेली के लंबे बरामदे में फैली तो ज़ारा की आंख खुली। सिर अब भारी नहीं था, बदन में भी कल जैसी कमज़ोरी नहीं थी, मगर दिल में एक अजीब सी हलचल ज़रूर थी। वो बिस्तर पर बैठ गई और कुछ पल यूं ही चुपचाप बैठी रही। कल रात जो हुआ था वो उसके लिए बिल्कुल नया था। कोई छूने की जल्दबाजी नहीं, कोई हक जताना नहीं, बस खामोशी में निभाई गई देखभाल। ज़ारा ने धीरे से चादर समेटी और बिस्तर से उतरी। उसे याद आया कि कल रात आरिफ वहीं कुर्सी पर बैठा था, उसकी तबीयत देखते हुए। पहली बार उसे लगा कि इस घर में वो सिर्फ काम करने वाली नहीं है। वो वॉशरूम में गई, ठंडे पानी से चेहरा धोया। आईने में खुद को देखा तो आंखों में एक अलग सी चमक थी। वही पुरानी ज़ारा, मगर कहीं न कहीं बदली हुई। उसने सादा सा सूट पहना, बालों को ढंग से बांधा और नीचे की ओर बढ़ गई। रसोई में फातिमा बेगम पहले से बैठी थीं। उन्हें देखते ही ज़ारा थोड़ा घबरा गई। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से उन्हें परेशानी तो नहीं हुई। मगर फातिमा बेगम ने जैसे ही ज़ारा को देखा, मुस्कुरा दी। अब तबीयत कैसी है बेटी? ज़ारा ने पास आकर उनके हाथ छुए। अब ठीक है अम्मी, माफ़ कीजिए, कल आपकी सेवा नहीं कर पाई। फातिमा बेगम ने उसका हाथ थाम लिया। पगली, तू बीमार थी, इंसान है, पत्थर थोड़ी है। कल रात आरिफ ने सब संभाल लिया। ज़ारा का दिल धक से रह गया। उसका चेहरा अपने आप लाल हो गया। उसने नज़रें झुका लीं। उसी पल पीछे से कदमों की आहट आई। आरिफ नहाकर नीचे आ रहा था। सफ़ेद शर्ट, हल्की दाढ़ी और चेहरे पर वही गंभीरपन, मगर आंखों में अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी। आरिफ ने ज़ारा को देखा, कुछ सेकंड के लिए रुक गया, फिर सामान्य आवाज़ में बोला, अब कैसी हो? ज़ारा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, अब ठीक हूँ। बस इतना ही कहा गया, मगर उस एक सवाल में ज़ारा को ढेर सारा अपनापन महसूस हुआ। आरिफ बिना कुछ और बोले कुर्सी पर बैठ गया। फातिमा बेगम ने दोनों को गौर से देखा। माँ की नज़र बहुत कुछ समझ जाती है, बिना पूछे। नाश्ता सादा था, पराठा, दही और चाय। ज़ारा प्लेट लगा रही थी, मगर उसके हाथों में हल्की सी कंपकपी थी। जब उसने आरिफ के सामने प्लेट रखी तो उंगलियां प्लेट से फिसल गई। प्लेट गिरते गिरते बची। आरिफ ने तुरंत आगे बढ़कर प्लेट थाम ली। ध्यान से, उसने बस इतना कहा। ज़ारा ने झट से हाथ पीछे खींच लिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आरिफ भी एक पल के लिए ठिठका। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर नज़रें हिटा ली। हसन साहब ये सब देख रहे थे। उन्होंने हल्की सी खांसी ली और मुस्कुराकर बोले, लगता है घर में अब सब ठीक होने वाला है। ज़ारा को बात समझ नहीं आई, मगर फातिमा बेगम ने हसन साहब की बात सुनकर सुकून की सांस ली। दिन बीतने लगे। आरिफ अब पहले से ज़्यादा घर में रहने लगा था। ऑफिस से लौटकर कभी कभी ज़ारा से हल्की फुल्की बात कर लेता, हालचाल पूछ लेता। ज़ारा अब भी झिझकती थी, मगर डर पहले जैसा नहीं रहा था। एक शाम ज़ारा लॉन में पौधों को पानी दे रही थी। दिसंबर की ठंड हल्की हल्की बढ़ने लगी थी। आरिफ बाहर आया और कुर्सी पर बैठ गया। वो बस यूं ही बैठकर उसे देखने लगा। ज़ारा को इसका एहसास हो रहा था, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद आरिफ बोला, तुम्हें शहर कैसा लगता है? ज़ारा ने पहली बार खुद से पहल की। शहर अच्छा है, मगर थोड़ा डर भी लगता है। किस बात का डर? यहाँ सब तेज़ है, लोग, सोच, जिंदगी। आरिफ हल्का सा मुस्कुराया। हाँ,
गांव की हवा अलग होती है, मगर यहाँ रहना भी सीख जाओगी। ज़ारा ने सिर हिलाया। वो सीख रही थी, धीरे धीरे। इधर गांव में सानिया और नादिया के दिलों में जलन बढ़ती जा रही थी। उन्हें अब पछतावा होने लगा था। उन्होंने सोचा था कि ज़ारा किसी नौकरानी की तरह जिंदगी काटेगी, मगर शहर में उसकी जिंदगी बदल रही थी। खबरें मोहल्ले तक पहुंचने लगी थीं कि ज़ारा बड़े घर की बहू बन गई है। सानिया को ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसे बार बार वही पुरानी साजिश याद आती जो उसने रची थी, मगर अब खेल उसके हाथ से निकल चुका था। इधर आरिफ के दिल में भी उथल पुथल चल रही थी। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि कब ज़ारा उसके लिए सिर्फ जिम्मेदारी से आगे बढ़कर कुछ और बन गई। कभी उसके हाथों की सादगी, कभी उसकी खामोशी, तो कभी माँ बाप के लिए उसकी फिक्र, सब मिलकर आरिफ को धीरे धीरे बदल रहे थे। एक रात आरिफ देर से लौटा। ज़ारा अम्मी अब्बू को सुलाकर अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि आरिफ ने उसे आवाज़ दी, ज़ारा, 1 मिनट। ज़ारा रुक गई। जी? आरिफ ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, तुम्हें कभी अपने पुराने घर की याद आती है? ज़ारा की आंखें भर आईं। बहुत आती है, अम्मी की, अब्बू की। आरिफ ने पहली बार उसे रोते हुए नहीं मगर टूटी हुई आवाज़ में बोलते देखा। उसे एहसास हुआ कि इस लड़की ने कितनी चीज़ें अकेले झेली हैं। अगर कभी कुछ बोलने का मन हो तो बोल लिया करना, आरिफ ने कहा। ये घर तुम्हारा भी है। ज़ारा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया हो। उसने सिर झुका लिया। शुक्रिया। उस रात ज़ारा देर तक सो नहीं पाई। उसे आरिफ के शब्द बार बार याद आते रहे। ये घर तुम्हारा भी है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये भरोसे की शुरुआत थी। अगले दिन आरिफ ऑफिस चला गया। ज़ारा रोज़मर्रा के कामों में लग गई, मगर आज उसके कदम हल्के थे। उसका दिल थोड़ा मजबूत लग रहा था। किसी को नहीं पता था कि आगे जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है। पुरानी साजिशें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं। ज़ारा का अतीत अभी दरवाजे पर खड़ा था, और आरिफ, वो अब सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था, वो धीरे धीरे एक पति बनने की ओर बढ़ रहा था। कहानी अब और गहरी होने वाली थी। दिन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। ज़ारा को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बदलाव कब और कैसे शुरू हुआ। सुबह उठते ही काम वही होते थे, रसोई, दवाइयाँ, सफाई, मगर मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। अब जब वो घर में चलती तो उसे ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी अनजान जगह पर है। हवेली की दीवारें अब उतनी ठंडी नहीं लगती थी। आरिफ भी बदल रहा था। पहले जो आदमी घर आते ही अपने कमरे में बंद हो जाता था, अब वो अम्मी अब्बू के पास बैठता, उनसे बातें करता और कभी-कभी ज़ारा से भी हल्की सी बातचीत कर लेता। ज़ारा अब भी कम बोलती थी, मगर उसकी खामोशी में डर नहीं, संकोच होता था। एक दोपहर ज़ारा छत पर कपड़े सुखा रही थी। धूप हल्की थी, हवा ठंडी। तभी पीछे से आरिफ की आवाज़ आई, धूप में ज्यादा देर मत खड़ी रहो, कल ही तो बीमार हुई हो। ज़ारा ने चौंक कर पीछे देखा। मैं ठीक हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। ठीक हो, मगर ध्यान रखना भी जरूरी है। इतना कहकर वो चला गया। ज़ारा वहीं खड़ी रह गई। दिल में एक अजीब सा एहसास उमड़ आया। किसी ने पहली बार उसे समझाया था, हक जताए बिना। इधर फातिमा बेगम और हसन साहब सब कुछ महसूस कर रहे थे। उन्हें दिख रहा था कि उनका बेटा धीरे धीरे ज़ारा की तरफ झुक रहा है। फातिमा बेगम अक्सर रात को ज़ारा को अपने पास बिठा लेती। बेटी, एक रात उन्होंने कहा, जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता है, धैर्य रखना पड़ता है। ज़ारा ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करती हूँ अम्मी। तू बहुत मजबूत है। फातिमा बेगम ने उसके सिर पर हाथ रखा। और मजबूत लड़कियों की किस्मत भी मजबूत होती है। ज़ारा की आंखें नम हो गईं। ये वही बातें थीं जो उसने अपनी अम्मी से सुनी थीं, बरसों पहले। उधर गांव में सानिया का मन बेचैन था। उसे बार बार ये डर सताने लगा कि कहीं ज़ारा सच में खुश न हो जाए। मोहल्ले की औरतों की बातें, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट, सब उसे परेशान करने लगी थीं। एक दिन उसने नादिया से कहा, हमें कुछ करना होगा। अब क्या कर सकते हैं, शादी हो चुकी है। सानिया की आंखों में चालाकी चमक उठी। हर कहानी का एक पुराना सच होता है, और पुराने सच देर सवेर सामने आ ही जाते हैं। उधर ज़ारा को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वो अपने नए हालात में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी, मगर कभी कभी रात को अकेले में उसे डर लगता। उसे लगता कहीं ये सब सपना तो नहीं, कहीं ये सुकून अचानक उससे छिन न जाए। एक शाम आरिफ जल्दी घर आ गया। ज़ारा किचन में खाना बना रही थी। उसने सब्जी में नमक डालते हुए पूछा, आज आप जल्दी आ गए? आरिफ ने कुर्सी खींचकर वहीं बैठते हुए कहा, मन नहीं था ऑफिस में।
ज़ारा ने पहली बार मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराहट बहुत छोटी थी, मगर आरिफ के दिल में उतर गई। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? आरिफ ने अचानक पूछ लिया। अब हाँ, आरिफ ने राहत की सांस ली। अगर कभी कुछ गलत लगे तो बता देना। ज़ारा ने सिर झुका लिया। वो अभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी कि सब कुछ कह सके, मगर अंदर कहीं भरोसा जन्म ले रहा था। उसी रात ज़ारा को अपनी माँ का सपना आया। वो उसे देख मुस्कुरा रही थी। ज़ारा की नींद खुली तो आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो आंसू दर्द के नहीं, वे सुकून के थे। अगले दिन ज़ारा बाजार गई। उसके हाथ में पहली बार अपने लिए कपड़े खरीदने का पैसा था। उसने बहुत सादा सा सूट चुना। दुकानदार ने कहा, बहू जी कुछ और देख लीजिए। ज़ारा मुस्कुरा दी, इतना काफ़ी है। घर लौटकर उसने नया सूट पहना, खुद को आईने में देखा। वही ज़ारा, मगर अब चेहरे पर थकी हुई उदासी नहीं थी। शाम को आरिफ ने उसे देखा तो एक पल के लिए ठिठक गया। ये सूट अच्छा लग रहा है, उसने बिना ज्यादा सोचे कह दिया। ज़ारा का दिल तेज धड़कने लगा। शुक्रिया। वो छोटी छोटी बातों से खुश होने लगी थी, शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी ने उसे बहुत कम खुशियां दी थीं। लेकिन हर सुकून के पीछे एक तूफान छुपा होता है। एक दिन अचानक ज़ारा के मायके से खबर आई, फूफी की तबीयत खराब थी। आरिफ ने बिना देर किए कहा, हम कल ही चलेंगे। ज़ारा घबरा गई। आपको आने की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेली नहीं जाओगी, आरिफ ने साफ कहा। गांव पहुंचते ही माहौल बदला हुआ था। आमिना बेगम की आंखों में शर्म थी, सानिया सामने नहीं आई। ज़ारा ने सब कुछ चुपचाप देखा। उसका दिल कांप रहा था। उसे डर था कि कहीं पुराने जख्म फिर न खुल जाएं। आरिफ सब कुछ देख रहा था, वो अब अनजान नहीं था। रात को उसने ज़ारा से पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे साथ सब ठीक था? ज़ारा की आंखें भर आईं, वो कुछ बोल नहीं पाई। आरिफ को जवाब मिल गया था, बिना शब्दों के। कहानी अब उस मोड़ पर थी, जहाँ अतीत सामने आने वाला था, और सच्चाई चाहे जितनी भी देर से आए, दरवाज़ा खटखटाती ज़रूर है। गांव की रात शहर से अलग होती है, यहाँ सन्नाटा भी बोलता है। ज़ारा उस रात चारपाई पर लेटी हुई थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। छत की लकड़ियों को घूरते हुए उसे बचपन याद आ रहा था। वही आंगन, वही दीवारें, मगर आज सब कुछ पराया लग रहा था। आरिफ बाहर आंगन में बैठा था, उसे अंदर से बेचैनी हो रही थी। ज़ारा की चुप्पी उसे परेशान कर रही थी। वो समझ चुका था कि इस गांव से ज़ारा की यादें अच्छी नहीं जुड़ी हैं। थोड़ी देर बाद वो अंदर आया। नींद नहीं आ रही? उसने धीरे से पूछा। ज़ारा ने सिर हिलाया। यहाँ आकर पुरानी बातें याद आ जाती हैं। आरिफ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम चाहो तो हम कल ही लौट सकते हैं। ज़ारा ने जल्दी से कहा, नहीं, फूफी को देखकर ही जाएंगे। उसकी आवाज़ में मजबूरी साफ थी। सुबह गांव में हलचल थी, औरतें पानी भरने जा रही थी, बच्चे खेल रहे थे, मगर ज़ारा की नज़रें सानिया को ढूंढ रही थीं। वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ये बात ज़ारा के दिल को और भारी कर रही थी। दोपहर में फूफी की तबीयत थोड़ी संभली। ज़ारा उनके पास बैठी, उनका हाथ पकड़े रही। बेटी, फूफी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। ज़ारा की आंखें भर आईं। अब इन बातों का क्या फ़ायदा फूफी? आरिफ दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। पहली बार किसी ने ज़ारा से माफ़ी मांगी थी। शाम होते होते सानिया आखिर सामने आई। उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर नकली मुस्कान। ज़ारा, उसने नाम लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़ारा चुप रही। सानिया में आरिफ की तरफ देखा, फिर बोली, जीजा जी, आप शहर में रहते हैं, वहाँ तो सब अलग होता होगा। आरिफ ने शांति से जवाब दिया, इंसान हर जगह एक जैसा होता है। सानिया का चेहरा उतर गया। रात को जब सब सो गए, सानिया चुपके से ज़ारा के पास आई। मुझे माफ़ कर दे, उसने कहा। ज़ारा ने उसे देखा। तुम्हें सच में अफसोस है? सानिया की आंखें झुक गईं। डर लग रहा है अब। ज़ारा समझ गई, डर इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। बात फैल चुकी थी। लोगों को अब पुरानी बातें याद आ रही थी। सवाल उठने लगे थे। ज़ारा को वहां बुलाया गया। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ी। आरिफ उसके साथ खड़ा था। डरो मत, उसने धीमे से कहा। पंचायत में सानिया की चालें सामने आने लगी।
झूठ की परतें खुलने लगीं। ज़ारा ने पहली बार अपनी आवाज़ में ताकत महसूस की। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मगर मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लोग चुप हो गए। सानिया की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब देर हो चुकी थी। पंचायत के बाद आरिफ ने ज़ारा से कहा, आज तुम बहुत बहादुर थीं। ज़ारा ने पहली बार सीधी नज़रों से उसे देखा। मैं अकेली नहीं थी। शहर लौटते वक्त ज़ारा का दिल हल्का था, कुछ बोझ उतर चुका था, मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। शहर पहुंचकर जिंदगी फिर अपनी रफ्तार में चलने लगी, मगर अब ज़ारा बदली हुई थी। वो खुद को कमज़ोर नहीं समझती थी। एक दिन फातिमा बेगम ने उसे पास बिठाया। बेटी, उन्होंने कहा, अब तुम इस घर की बहू हो, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं। ज़ारा की आंखें नम हो गईं। उसी रात आरिफ और ज़ारा पहली बार खुलकर बात कर रहे थे। मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे को समझने में वक्त लगेगा। ज़ारा ने सिर हिलाया। मगर अब मैं भागना नहीं चाहती। आरिफ मुस्कुरा दिया। और मैं छोड़ना नहीं चाहता। दोनों के बीच खामोशी थी, मगर वो खामोशी अब भारी नहीं थी। दूर कहीं सानिया अपनी गलती का बोझ ढो रही थी, और ज़ारा, वो धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी को अपनाने लगी थी। आगे रास्ता आसान नहीं था, मगर अब ज़ारा अकेली नहीं थी। शहर लौटने के बाद जिंदगी फिर से अपनी चाल में चलने लगी, मगर ज़ारा के अंदर कुछ बदल चुका था। पहले जो लड़की हर कदम सोच समझकर रखती थी, अब उसके कदमों में हल्का सा भरोसा आ गया था। वो अब भी ज्यादा नहीं बोलती थी, मगर उसकी आंखों में डर कम और समझ ज्यादा दिखाई देने लगी थी। सुबह सुबह वो रसोई में काम कर रही थी। गैस पर चाय चढ़ी थी, बाहर से हल्की धूप खिड़की के शीशे से अंदर आ रही थी। ज़ारा ने चाय का कप उठाया और ट्रे में रख दिया। तभी पीछे से फातिमा बेगम की आवाज़ आई, बेटी, आज हमारे साथ बाजार चलेगी? ज़ारा थोड़ा चौंकी। मैं? हाँ, फातिमा बेगम मुस्कुराई। घर के कुछ काम है और तुझे भी तो कुछ देखना होगा। ज़ारा ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ये छोटी सी बात थी, मगर उसके लिए बहुत बड़ी थी। पहले उसे कहीं आने जाने का हक नहीं लगता था। बाजार की भीड़ में ज़ारा थोड़ी घबराई हुई थी। गाड़ियाँ, आवाज़ें, लोग, सब कुछ तेज़, मगर फातिमा बेगम ने उसका हाथ थाम रखा था, जैसे कोई माँ अपनी बेटी को थामे चल रही हो। एक दुकान पर रुककर फातिमा बेगम ने कहा, अपने लिए कुछ चुन ले। ज़ारा ने झिझकते हुए कहा, मेरे पास पहले ही कपड़े हैं। बहू, फातिमा बेगम ने प्यार से कहा, ज़रूरत सिर्फ तन की नहीं होती, मन की भी होती है। ज़ारा चुप हो गई। उसने एक हल्का नीला सूट चुना, बहुत सादा मगर साफ और सुंदर। घर लौटकर उसने वो सूट पहना। आईने में खुद को देखा तो उसे लगा जैसे वो खुद को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगी है। उसी वक्त आरिफ कमरे में आया। उसने ज़ारा को देखा और एक पल के लिए रुक गया। आज कुछ अलग लग रही हो, उसने कहा। ज़ारा घबरा गई। अच्छा या बुरा? आरिफ हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा। बस इतना ही कहा, मगर ज़ारा का दिल तेज़ धड़कने लगा। धीरे धीरे ज़ारा ने घर के फैसलों में भी हिस्सा लेना शुरू किया। फातिमा बेगम उससे पूछने लगी कि क्या पकाया जाए, घर में क्या बदला जाए। ये सब छोटा सा लगता था, मगर ज़ारा के लिए ये उसकी पहचान बनने की शुरुआत थी। इधर आरिफ के ऑफिस में भी बदलाव आ रहा था। वो पहले से ज़्यादा थका हुआ रहने लगा था। एक रात उसने ज़ारा से कहा, आज सिर बहुत दर्द कर रहा है। ज़ारा बिना कुछ बोले पानी और दवा ले आई। थोड़ी देर लेट जाइए। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। तुमने आज भी मेरे लिए चाय बनाई? ज़ारा ने सिर झुका लिया। आदत हो गई है। आरिफ को पहली बार लगा कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में कितनी खामोशी से अपनी जगह बना रही है। कुछ दिन बाद फातिमा बेगम ने ज़ारा से कहा, बेटी, अगर तू चाहे तो सिलाई सीख सकती है, पास में एक सेंटर है। ज़ारा की आंखों में चमक आ गई। सच? हाँ, उन्होंने कहा। घर संभालना ज़रूरी है, मगर खुद को संभालना उससे भी ज़रूरी। ज़ारा उस रात बहुत देर तक यही सोचती रही। उसे लगा जैसे पहली बार किसी ने उससे पूछा हो कि वो क्या चाहती है। अगले हफ्ते वो सिलाई सेंटर जाने लगी। पहले दिन बहुत डर लगा। नई जगह, नए लोग, मगर वहाँ बैठी बाकी औरतें भी उसी जैसी थीं। किसी की कहानी ज़ारा से मिलती जुलती थी, किसी की उससे भी ज़्यादा दर्द भरी। धीरे धीरे ज़ारा खुलने लगी। अब वो सिर्फ सुनती नहीं थी, कभी कभी अपनी बात भी कह देती थी। उसकी हंसी भी अब सुनाई देने लगी थी। उधर गांव से खबर आई कि सानिया बीमार है। ये सुनकर ज़ारा कुछ पल चुप रही। उसके दिल में न नफ़रत थी, न खुशी, बस एक खालीपन था। आरिफ ने उससे पूछा,
तुम चाहो तो हाल पूछ सकती हो। ज़ारा ने सिर हिला दिया। अब मेरा रास्ता अलग है। उस रात ज़ारा ने महसूस किया कि माफ़ करना सीख जाना भी एक तरह की ताकत होती है। दिन बीतते गए। एक शाम बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। ज़ारा मोमबत्ती लेकर आई। आरिफ और ज़ारा बरामदे में बैठ गए। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। ज़ारा, आरिफ ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं? ज़ारा चौंक गई। दोस्त? हाँ, उसने कहा, बिना डर के, बिना बोझ के। ज़ारा ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, शायद हाँ। वो पल बहुत साधारण था, मगर उसमें एक नई शुरुआत छुपी थी। उसी रात ज़ारा ने खुद से कहा, अब मैं सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी हूँ। कहानी अब उस मोड़ पर थी, जहाँ ज़ारा सिर्फ हालात से नहीं, खुद से भी दोस्ती करने लगी थी। सिलाई सेंटर जाना अब ज़ारा की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। सुबह घर के काम निपटाकर वो समय पर निकल जाती। पहले जहाँ उसके कदम डगमगाते थे, अब वहाँ चाल में ठहराव था। रास्ते में वही दुकानें, वही लोग, मगर ज़ारा की नज़र अब झुकी हुई नहीं रहती थी। सेंटर में आज मास्टरनी ने ज़ारा के काम की तारीफ की। तेरा हाथ साफ है, उन्होंने कहा। अगर यूं ही मेहनत करती रही तो आगे बहुत कुछ कर सकती है। ज़ारा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला गया। तारीफ सुनना उसके लिए अब भी नया था, मगर अच्छा लगने लगा था। घर लौटकर उसने फातिमा बेगम को ये बात बताई। अच्छी बात है, उन्होंने कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आरिफ शाम को जब घर आया तो ज़ारा कपड़े सिलते हुए बैठी थी। उसने उसे गौर से देखा। तुम अब पहले से ज़्यादा व्यस्त रहने लगी हो, उसने कहा। ज़ारा ने सुई में धागा डालते हुए जवाब दिया, मन लगा रहता है। आरिफ समझ गया, मन का लगना बहुत बड़ी बात होती है, मगर हर बदलाव के साथ सवाल भी आते हैं। मोहल्ले की कुछ औरतें अब बातें बनाने लगी थीं। बहू ज़्यादा बाहर रहने लगी है, पति से ज़्यादा अपनी मर्जी चलाती है। फातिमा बेगम ने एक दिन साफ कह दिया, जो औरत खुश रहती है वही घर संभाल पाती है। ज़ारा ने ये सुना तो उसके दिल में आभार उमड़ आया। एक रात आरिफ देर तक सो नहीं पाया। वो बरामदे में बैठा था। ज़ारा पानी देने बाहर आई। आप सोए नहीं? उसने पूछा। आरिफ ने गहरी सांस ली। कभी कभी लगता है जिंदगी बहुत तेज भाग रही है, ज़ारा ने पास बैठते हुए कहा। धीरे चलने में भी सुकून होता है। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। उसे पहली बार लगा कि ये लड़की सिर्फ सुनने वाली नहीं, समझने वाली भी है। उसी हफ्ते आरिफ के ऑफिस में बड़ा दबाव बढ़ गया। एक प्रोजेक्ट फंस गया था। वो चिड़चिड़ा रहने लगा। एक शाम ज़ारा ने देखा कि वो बिना खाना खाए कमरे में चला गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ा खा लीजिए, आरिफ ने थकी आवाज़ में कहा। मन नहीं है। ज़ारा चुपचाप थाली रखकर चली गई। थोड़ी देर बाद आरिफ बाहर आया। थाली खाली थी। रात को उसने कहा, तुमने बिना बोले बहुत कुछ संभाल लिया। ज़ारा ने सिर झुका लिया। कभी कभी चुप रहना ही सही होता है। इसी बीच गांव से एक और खबर आई। सानिया की हालत और बिगड़ गई थी। गांव वाले अब ज़ारा का नाम सहानुभूति से लेने लगे थे। ये बात ज़ारा तक पहुंची, मगर उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई। आरिफ ने पूछा, कुछ महसूस नहीं हुआ? ज़ारा ने शांत स्वर में कहा, जो बीत गया उसे पकड़कर नहीं बैठना चाहती। ये जवाब आरिफ को भीतर तक छू गया। एक दिन सिलाई सेंटर में एक बड़ा ऑर्डर आया। सब औरतें घबरा गईं। मास्टरनी ने ज़ारा की तरफ देखा। तू संभालेगी? ज़ारा ने पहली बार बिना सोचे कहा, हाँ। उस दिन वो देर तक काम करती रही। हाथ दर्द कर रहे थे, मगर मन मजबूत था। घर लौटते वक्त देर हो गई। आरिफ दरवाजे पर खड़ा था। मैं परेशान हो गया था, उसने कहा। ज़ारा ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा लग रहा था काम करके। आरिफ ने सिर हिला दिया। अब समझ आता है। उस रात दोनों छत पर बैठे थे। ऊपर खुला आसमान, नीचे शांत शहर। आरिफ ने कहा, ज़ारा, मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को रोक कर रखो। ज़ारा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अगर तुम आगे बढ़ना चाहो, उसने आगे कहा, तो मैं साथ हूँ। ज़ारा की आंखें भर आईं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आरिफ ने धीमे से कहा, मेरे लिए भी। ये पहला मौका था जब दोनों ने खुलकर एक दूसरे के लिए कुछ कहा था, बिना डर के। अगले दिन ज़ारा को पहली कमाई मिली। ज्यादा नहीं, मगर अपनी थी। उसने घर आकर पैसे फातिमा बेगम के हाथ में रख दिए। फातिमा बेगम ने कहा, ये तेरी मेहनत है, इसे अपने पास रख। ज़ारा ने पहली बार पैसे अपने पर्स में रखे। उस पल उसे लगा वो सच में अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां ज़ारा की पहचान सिर्फ बहू की नहीं रही और आरिफ का दिल अब फैसला करने लगा था। ज़ारा की जिंदगी अब एक लय में चलने लगी थी। सुबह घर,
फिर सिलाई सेंटर, शाम को वापस घर। थकान होती थी मगर मन खुश रहता था। अब वो खुद को आईने में देखते हुए अजनबी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि वो धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है अपने लिए। लेकिन समाज की आंखें बहुत तेज होती हैं। मोहल्ले की बातें अब घर तक आने लगी थीं। बहू ज्यादा आज़ाद हो गई है, पति ने ज्यादा छूट दे रखी है, ऐसे घर नहीं चलते। एक दिन ये बातें हसन साहब के कानों तक पहुंची। उन्होंने आरिफ को बुलाया। लोग बातें बना रहे हैं। आरिफ ने शांत आवाज में जवाब दिया, लोग हमेशा बात करेंगे, अब हम क्या सही समझते हैं वही जरूरी है। हसन साहब कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर तुझे लगता है कि ज़ारा ठीक कर रही है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये सुनकर आरिफ के मन का बोझ हल्का हो गया। इधर ज़ारा को भी बातें सुनाई देने लगी थी। एक दिन सेंटर से लौटते वक्त किसी ने ताना मार दिया, अब तो शहर की हवा लग गई है। ज़ारा का कदम एक पल के लिए रुक गया, मगर उसने जवाब नहीं दिया। वो जान चुकी थी कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। घर पहुंचकर उसने फातिमा बेगम को सब बता दिया। डर लग रहा है? फातिमा बेगम ने पूछा। ज़ारा ने सिर हिलाया, थोड़ा। तो याद रख, डर के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। उसी शाम आरिफ ने ज़ारा को छत पर बुलाया। मैंने आज अम्मी अब्बू से बात की, उसने कहा। ज़ारा घबरा गई। किस बारे में? तुम्हारे बारे में और हमारे बारे में। ज़ारा चुप हो गई, उसका दिल तेज धड़कने लगा। मैंने साफ कहा, आरिफ ने आगे कहा, कि मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। ज़ारा की आंखें भर आईं। आपको समाज से डर नहीं लगता? आरिफ हल्का सा मुस्कुराया। डर तो लगता है, मगर तुम्हें खोने का डर उससे बड़ा है। ये पहली बार था जब आरिफ ने अपने दिल की बात इतनी साफ कही थी। उसी रात ज़ारा देर तक सो नहीं पाई। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी उससे सवाल पूछ रही है। क्या वो सच में इस रिश्ते को संभाल पाएगी? क्या वो इस नए भरोसे को निभा पाएगी? अगले दिन सिलाई सेंटर में एक बड़ा मौका आया। एक दुकान ने नियमित काम देने की बात की। मास्टर नी ने ज़ारा का नाम आगे बढ़ाया। तू कर पाएगी? उन्होंने पूछा। ज़ारा ने गहरी सांस ली। मैं कोशिश करूंगी। ये सुनकर बाकी औरतें भी खुश हो गईं। घर आकर ज़ारा ने आरिफ को ये बात बताई। काम बढ़ जाएगा, उसने झिझकते हुए कहा। आरिफ ने बिना देर किए कहा, ये तो अच्छी बात है, मगर समय हम संभाल लेंगे, उसने कहा। ज़ारा को पहली बार महसूस हुआ कि उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा। लेकिन हर खुशखबरी के साथ एक चुनौती भी आती है। गांव से अचानक खबर आई कि पंचायत में फिर से ज़ारा का नाम लिया जा रहा है। कुछ लोग पुरानी बातें उखाड़ना चाहते थे। ये सुनकर ज़ारा का चेहरा उतर गया। फिर वही सब? आरिफ ने उसका हाथ थाम लिया। अब नहीं, उसने फैसला कर लिया था। दोनों गांव गए। इस बार ज़ारा अकेली नहीं थी। पंचायत में आरिफ ने साफ शब्दों में कहा, अब ये बात खत्म होनी चाहिए। उसकी आवाज़ में झिझक नहीं थी। लोग चुप हो गए। जो सवाल उठे थे वे वहीं दब गए। लौटते वक्त ज़ारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए खड़ा होगा, आरिफ ने कहा। अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। शहर लौटकर जिंदगी फिर चल पड़ी, मगर अब ज़ारा के कदम और मजबूत थे। उसने दुकान का काम संभालना शुरू कर दिया। थकान बढ़ी मगर आत्मसम्मान भी। एक रात ज़ारा ने आरिफ से कहा, अगर कभी मैं गलत लगूं तो मुझे रोक दीजिएगा। आरिफ ने जवाब दिया, और अगर कभी मैं गलत हो जाऊं तो मुझे समझा देना। ये रिश्ता बराबरी की ओर बढ़ रहा था। फातिमा बेगम ये सब देख रही थी। उन्होंने एक रात आरिफ से कहा, बेटा, तूने सही लड़की को समझा है। आरिफ ने सुकून की सांस ली। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां समाज की आवाज़ धीमी पड़ रही थी और दिल की आवाज़ तेज हो रही थी। ज़ारा अब सिर्फ काम करने वाली बहू नहीं रही थी, वो खुद को पहचानने लगी थी। सुबह जब वो आईने में देखती तो आंखों में पहले जैसी झिझक नहीं होती थी। अब वहाँ सवाल होते थे, और उन सवालों के साथ जवाब खोजने की हिम्मत भी। सिलाई का काम बढ़ चुका था। दुकान से रोज़ नए ऑर्डर आने लगे थे। ज़ारा कभी देर से लौटती, कभी थकी हुई, मगर थकान अब बोझ नहीं लगती थी। ये मेहनत उसकी अपनी थी। एक शाम वो देर से घर पहुंची। आरिफ दरवाजे पर ही मिल गया। आज बहुत देर हो गई, उसने कहा। ज़ारा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, काम ज्यादा था। आरिफ ने कुछ नहीं कहा, बस पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया। पहले ये पी लो। ज़ारा ने पानी पीते हुए उसकी तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि ये रिश्ता अब सवाल जवाब का नहीं, समझ का बन रहा है। लेकिन हर समझ के साथ एक डर भी जुड़ा होता है। ज़ारा के दिल में कहीं न कहीं ये डर बैठा था कि कहीं ये सब ज्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं वो अपनी हद से आगे तो नहीं बढ़ रही। एक रात उसने फातिमा बेगम से कहा,
अम्मी, अगर मैं कभी गलत राह पर चली जाऊं तो आप मुझे रोक लेंगी ना? फातिमा बेगम ने उसके सिर पर हाथ रखा। जो खुद से सवाल करता है वो गलत राह पर नहीं जाता। ये बात ज़ारा के दिल में बैठ गई। इधर आरिफ के ऑफिस में भी बदलाव आया। उसे बाहर के शहर में ट्रांसफ़र की बात चल रही थी। ये बात उसने किसी से नहीं कही थी, मगर मन में उथल पुथल थी। अगर वो गया तो ज़ारा का क्या होगा? उसका काम, उसकी आज़ादी। एक दिन आरिफ देर रात तक घर नहीं लौटा। ज़ारा बेचैन हो गई। जब वो आया तो चेहरे पर थकान साफ थी। सब ठीक है? ज़ारा ने पूछा। आरिफ ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मुझे ट्रांसफ़र मिल सकता है। ज़ारा कुछ पल चुप रही। कहाँ? पुणे, कम से कम 3 साल के लिए। कमरा खामोश हो गया। ज़ारा के मन में 1000 सवाल उठे। उसका काम, उसकी पहचान, सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। आप क्या सोचते हैं? उसने धीरे से पूछा। आरिफ ने ईमानदारी से कहा, मैं तुम्हारे बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहता। ये सुनकर ज़ारा की आंखें भर आईं। अगर मैं मना कर दूं तो? आरिफ ने बिना सोचे कहा, तो मैं नहीं जाऊंगा। ज़ारा को ये जवाब भारी लगा। आपका करियर? जिंदगी सिर्फ करियर नहीं होती, उसने कहा। उस रात ज़ारा बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसे लगा जैसे उसकी वजह से किसी का सपना रुक रहा हो। वो ये बोझ नहीं चाहती थी। अगले दिन सिलाई सेंटर में सब कुछ अलग नज़र से देखा। ये काम सिर्फ काम नहीं था, ये उसकी पहचान बन चुका था। अगर वो चली गई तो क्या ये सब छूट जाएगा? शाम को उसने आरिफ से कहा, अगर आपको जाना है तो जाना चाहिए। आरिफ चौंक गया। और तुम? मैं भी चलूंगी, उसने कहा, मगर आवाज़ में हिम्मत कम थी। आरिफ ने समझ लिया। तुम्हारा काम? ज़ारा ने सर झुका लिया। शायद वहाँ भी कुछ कर लूँ। ये पहली बार था जब ज़ारा को लगा कि उसकी आज़ादी और उसका रिश्ता आमने सामने खड़े हैं। फातिमा बेगम ने दोनों की बात सुन ली थी। रात को उन्होंने ज़ारा को पास बैठाया। बेटी, उन्होंने कहा, कभी कभी जिंदगी हमें 2 रास्ते दिखाती है। कौन सा सही होता है? ज़ारा ने पूछा। जिसमें पछतावा कम हो, उन्होंने कहा। ये जवाब आसान नहीं था, मगर सच्चा था। कुछ दिन बाद पुणे से आरिफ की ऑफिस की तरफ से फ़ोन आ गया। जवाब चाहिए था, समय कम था। उस रात ज़ारा ने फैसला किया। उसने आरिफ से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप जाएं। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। और तुम? मैं भी जाऊंगी, उसने कहा, मगर अपनी शर्तों पर। कैसी शर्तें? मुझे वहाँ भी काम शुरू करने देना होगा, ज़ारा ने साफ कहा। आरिफ मुस्कुरा दिया। मुझे यही उम्मीद थी। ये पहली बार था जब दोनों ने बराबरी में फैसला लिया। जाने की तैयारी शुरू हो गई। घर में हलचल थी। फातिमा बेगम थोड़ा उदास थी, मगर खुश भी। अब तो उड़ान भरने जा रही है, उन्होंने कहा। ज़ारा ने उनका हाथ पकड़ा। आपके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। जाने से एक दिन पहले ज़ारा छत पर खड़ी थी। शहर की लाइटें देख रही थी। ये शहर जिसने उसे तोड़ा भी था और जोड़ा भी। आरिफ पास आकर खड़ा हो गया। डर लग रहा है? उसने पूछा। ज़ारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा, मगर अब डर से भागना नहीं चाहती। आरिफ ने कहा, तो चलो, डर के साथ चलते हैं। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां ज़ारा सिर्फ हालात के पीछे नहीं चल रही थी, वो खुद रास्ता चुन रही थी। पुणे की सुबह शहर से अलग थी। हवा में हल्की ठंडक, सड़कों पर भागदौड़ और हर चेहरे पर अपनी अपनी कहानी। ज़ारा खिड़की से बाहर देख रही थी। ट्रेन से उतरते वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये नया शहर था, नए लोग और नई शुरुआत। आरिफ ने टैक्सी रोकी। चलो, उसने कहा, घर देख लेते हैं। घर छोटा था मगर साफ और खुला। ज़ारा ने कमरे में कदम रखते ही गहरी सांस ली। ये जगह अनजान थी मगर डरावनी नहीं। उसे लगा जैसे यहाँ वो फिर से खुद को बना सकती है। पहले कुछ दिन बस सामान जमाने में निकल गए। ज़ारा ने रसोई सजा ली, कपड़े करीने से रख दिए। ये सब करते हुए वो खुद को संभाल रही थी। रात को वो थक कर सो जाती। आरिफ ऑफिस जाने लगा। उसका नया ऑफिस बड़ा और व्यवस्थित था। काम बढ़ गया था। वो देर से लौटता मगर चेहरे पर संतोष होता। ज़ारा ने भी हाथ पर हाथ रखकर बैठना पसंद नहीं किया। उसने आसपास के सिलाई सेंटर ढूंढे। पहले दिन डर लगा मगर वो गई। एक सेंटर में मास्टरनी ने उसका काम देखा। तुम्हारा काम अच्छा है, उन्होंने कहा, शुरू कर सकती हो। ज़ारा की आंखों में चमक आ गई। सच? हाँ, उन्होंने कहा, मगर मेहनत करनी होगी। ज़ारा ने सर हिलाया। मेहनत से उसे अब डर नहीं लगता था। दिन फिर से चल पड़े। ज़ारा सुबह काम पर जाती, शाम को लौटती। कभी कभी थक जाती मगर हार नहीं मानती। एक दिन सेंटर में कुछ औरतों ने उससे पूछा, तुम यहाँ अकेली आई हो? ज़ारा ने जवाब दिया, पति साथ है। तो फिर बाहर क्यों काम करती हो? ये सवाल ताना था। ज़ारा ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है।
वहां खामोशी छा गई। मगर घर लौटकर ज़ारा टूट गई। उसने आरिफ से कहा, शायद मैं ज़्यादा आगे बढ़ रही हूँ। आरिफ ने उसका हाथ थाम लिया। जो सही लगता है वही करो। ये सुनकर ज़ारा को हिम्मत मिली। इधर आरिफ के ऑफिस में राजनीति शुरू हो गई थी। कुछ लोग उसके काम से खुश नहीं थे। उस पर दबाव बढ़ने लगा। वो चुप रहता मगर अंदर ही अंदर थक रहा था। एक रात वो बिना खाना खाए सो गया। ज़ारा ने देखा मगर कुछ नहीं कहा। अगली सुबह उसने टिफ़िन में उसका पसंदीदा खाना रख दिया। आरिफ ने कहा, तुम समझ जाती हो। ज़ारा ने मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे दोनों की थकान बढ़ने लगी। नए शहर में अकेलापन भी था। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती। एक शाम ज़ारा देर से आई। आरिफ नाराज था। फ़ोन क्यों नहीं किया? ज़ारा थक कर बोली, काम में फंस गई थी। मैं परेशान हो गया था। ज़ारा चुप रही। कमरे में खामोशी छा गई। रात को ज़ारा ने सोते वक्त सोचा, क्या हर रिश्ता ऐसा ही होता है? क्या आज़ादी और जिम्मेदारी साथ चल सकती हैं? अगले दिन सेंटर में एक बड़ा ऑर्डर आया। ज़ारा को लीड दी गई। वो खुश थी मगर उसी दिन आरिफ को ऑफिस में झटका लगा। उसका प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया गया। दोनों शाम को घर आए। दोनों के चेहरे पर थकान थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। खाना ठंडा पड़ा रहा। रात को आरिफ ने कहा, शायद ये शहर हमारे लिए नहीं है। ज़ारा चौंक गई। क्यों? सब कुछ गलत हो रहा है, उसने कहा। ज़ारा ने पहली बार आवाज़ ऊंची की, मेरे लिए तो ये शहर सही है। दोनों चुप हो गए। ये पहली बड़ी टकराहट थी। रात भर ज़ारा होती रही। उसे लगा जैसे उसे फिर से चुनना पड़ेगा, या तो खुद को या रिश्ते को। सुबह आरिफ ने कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। ज़ारा ने सर हिलाया, मुझे भी। दोनों अलग अलग सोच में डूबे थे मगर दिल जुड़े हुए थे। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां साथ चलना आसान नहीं था और अलग होना नामुमकिन। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई मगर ज़ारा की आंखों में नींद नहीं थी। रात भर करवटें बदलते हुए उसने बहुत कुछ सोचा। वो समझ गई थी कि ये सिर्फ पुणे या नौकरी का सवाल नहीं है। ये सवाल था उसके और आरिफ के बीच के रिश्ते का, उस भरोसे का जो दोनों ने धीरे धीरे बनाया था। आरिफ भी चुपचाप उठा। दोनों एक ही कमरे में थे मगर दोनों के बीच दूरी सी महसूस हो रही थी। रसोई में चाय बनी मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। चाय ठंडी होती रही। आखिर ज़ारा ने चुप्पी तोड़ी, हम ऐसे कब तक रहेंगे? आरिफ ने उसकी तरफ देखा। आंखों में थकान थी मगर गुस्सा नहीं। मुझे डर लग रहा है, उसने सच कहा। किस बात का? इस बात का कि कहीं मैं तुम्हें रोक न दूं या तुम मुझे पीछे छोड़ न दो। ज़ारा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हम दोनों ही गलत नहीं हैं। आरिफ ने सिर हिलाया, मगर रास्ता अलग लग रहा है। ज़ारा ने गहरी सांस ली। रास्ता अलग नहीं है, चलने का तरीका अलग है। ये बात आरिफ के दिल में उतर गई। उसी दिन ज़ारा काम पर नहीं गई। उसने सोचा आज खुद के साथ रहना ज़रूरी है। वो पास के पार्क में गई, बच्चों को खेलते देखा, बुजुर्गों को टहलते देखा। सबकी ज़िंदगी अलग थी मगर सब आगे बढ़ रहे थे। उधर आरिफ ऑफिस गया मगर मन नहीं लगा। वो समझ गया था कि अगर उसने आज चुप्पी चुनी तो कल पछतावा होगा। शाम को दोनों घर लौटे। इस बार ज़ारा ने खुद आगे बढ़कर कहा, बैठकर बात करते हैं। दोनों आमने सामने बैठे। कोई ऊंची आवाज़ नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। आरिफ बोला, मुझे लगा था कि शहर बदलने से सब आसान हो जाएगा। ज़ारा ने कहा, और मुझे लगा था कि आज़ादी मिलते ही सब सही हो जाएगा। दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। हम दोनों ने ही आधी सच्चाई देखी, आरिफ ने कहा। ज़ारा ने सिर हिलाया, पूरा सच साथ में ही दिखता है। उसी पल फ़ोन बजा। आरिफ के ऑफिस से कॉल था। उन्होंने उसे फिर से वही प्रोजेक्ट देने की बात कही मगर इस बार टीम के साथ, बिना राजनीति के। आरिफ ने फ़ोन रखा। उसके चेहरे पर सुकून था। अब क्या सोचते हो? ज़ारा ने पूछा। आरिफ ने साफ कहा, मैं भागना नहीं चाहता और मैं रुकना नहीं चाहती, ज़ारा ने कहा। दोनों हंस पड़े। यही तो रिश्ता था जहां कोई किसी को बांधता नहीं और कोई किसी से छूटता नहीं। कुछ महीनों बाद जिंदगी फिर संतुलन में आ गई। ज़ारा ने अपने काम को और आगे बढ़ाया। उसने घर से ही छोटे ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। अब उसकी पहचान सिर्फ किसी सेंटर तक सीमित नहीं थी। आरिफ का काम भी संभल गया। वो अब पहले से ज़्यादा शांत रहने लगा था। उसने सीख लिया था कि हर बोझ अकेले उठाना ज़रूरी नहीं होता। एक दिन फातिमा बेगम का फ़ोन आया। बेटी, कब आ रही हो? ज़ारा मुस्कुरा दी, जल्द ही। गांव और शहर दोनों अब ज़ारा के लिए डर नहीं रहे थे। वो जहां भी जाती खुद को साथ लेकर जाती थी। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। वही खुला आसमान, वही ठंडी हवा। आरिफ ने कहा, अगर वक्त पीछे ले जा सकूं तो भी तुम्हें ही चुनूंगा। ज़ारा की आंखें भर आईं। और मैं खुद को चुनते हुए तुम्हें।
ये बात किसी कसम से बड़ी थी। कुछ समय बाद ज़ारा ने पहली बार अपने नाम से छोटा सा काम शुरू किया। उसने बोर्ड लगाया, ज़ारा सिलाई सेवा। जब पहला ग्राहक आया तो ज़ारा के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने खुद को संभाला। वो जानती थी कि यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। उस रात उसने आरिफ से कहा, आज मुझे खुद पर गर्व है। आरिफ ने कहा, मुझे शुरू से था। ये सुनकर ज़ारा रो पड़ी, मगर ये रोना कमज़ोर नहीं था। ये उस लड़की का रोना था जिसने बहुत कुछ सहकर खुद को बनाया था। कुछ महीनों बाद दोनों शहर से गांव गए। पंचायत, ताने, डर सब पीछे छूट चुके थे। अब लोग ज़ारा को सम्मान से देखते थे। मगर ज़ारा के लिए सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी। सबसे बड़ी जीत ये थी कि वो अब खुद से नज़रें नहीं चुराती थी। रात को पुराने आंगन में खड़े होकर उसने आसमान की तरफ देखा। उसे अपनी माँ याद आई। उसने मन ही मन कहा, देखो अम्मी, मैं डर से आगे निकल आई। आरिफ पास आकर खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? ज़ारा ने कहा, सोच रही हूँ अगर सब कुछ फिर से शुरू करना पड़े तो भी मैं यही रास्ता चुनूंगी। आरिफ ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार अकेली नहीं। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। ये कहानी थी ज़ारा की, मगर कहीं ना कहीं हर उस लड़की की भी जो सहते सहते खुद को चुनना सीख जाती है, और हर उस रिश्ते की भी जो हक से नहीं सम्मान से चलता है।